संघीय कार्यपालिका, यहाँ पे लिखा हुआ है संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद जिसको हम लोग मंत्रिमंडल भी बोलते हैं, और भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी, ये बनाओ इसको, भारत का महान्यायवादी। हम लोग पढ़ रहे हैं संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का जो मंत्रिपरिषद होता है जिसको हम लोग मंत्रिमंडल भी बोलते हैं, और भारत का महान्यायवादी आता है। ठीक है, हम लोग राष्ट्रपति के बारे में बात कर चुके, उपराष्ट्रपति के बारे में बात कर चुके। अब प्रधानमंत्री के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में आर्टिकल 75 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। अब जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाती है तो प्रधानमंत्री जो होता है वो संसद के निचले सदन यानी लोकसभा का नेता होता है। प्रधानमंत्री संसद के निचले सदन लोकसभा का नेता होता है। ठीक है, अब ये क्या करता है, जब प्रधानमंत्री नियुक्त हो जाता है तो यह किसको किसको मंत्री रखेगा अपने मंत्रिमंडल में, उसके नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति उन्हीं लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाता है। तो वही लिखे यहाँ पे कि प्रधानमंत्री का कार्य क्या क्या है। तो सबसे पहले मंत्रियों की नियुक्ति की सिफारिश राष्ट्रपति को करेगा, फिर मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय का आवंटन करेगा, जैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी को दिया गया, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह को दिया गया, गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय अमित शाह को दिया गया। तो अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग विभाग का आवंटन कौन करेंगे? प्रधानमंत्री करेंगे। फिर जितने भी मंत्रिपरिषद की बैठक होती है सारे बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, ये प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के क्या हो गए? हेड हो गए। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के क्या हो गए? हेड, प्रमुख। अगर कोई ऐसा केस होता है जहाँ पे प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते हैं तो प्रधानमंत्री के इस्तीफा देते ही जो मंत्रिपरिषद है वो स्वतः भंग हो जाती है। प्रधानमंत्री के इस्तीफा देते ही मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है। और अभी अभी रिसेंटली एक एग्जाम्पल ले लो यहाँ पे बिहार सरकार का। बिहार सरकार में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन था। ठीक है, अचानक से 14 या 15 अगस्त को, कब का घटना है? 14 अगस्त का घटना है। 14 अगस्त को नीतीश कुमार इस्तीफा दे देते हैं और स्वतः ही मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है, और फिर दोबारा से मंत्रियों का, जब राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन करके दोबारा से मंत्रिपरिषद होता है। यानी जो हेड होता है मंत्रिपरिषद का वो या तो संघ सरकार में प्रधानमंत्री होते हैं और राज्य सरकार में मुख्यमंत्री होते हैं। तो हेड का इस्तीफा देते ही मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाता है। अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। समझ में आया बात? एक बार प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा दिए तो संघीय जो मंत्रिपरिषद है वो स्वतः ही भंग हो जाती है। अगर राज्य सरकार में बात करें, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दिए तो वहां का मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाती है। अभी जो रिसेंटली हम लोग नीतीश कुमार के केस में देखे। ठीक है, तो मंत्रिमंडल के बारे में ये हुआ। उसके बाद मंत्रिमंडल का और बात किए तो मंत्रिपरिषद जो होती है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जिसको हम लोग संघीय मंत्रिपरिषद भी बोलते हैं, यहाँ पे मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, 3 श्रेणी के होते हैं। पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री जिनको कुछ लोगों को स्वतंत्र प्रभार भी दिया जाता है, और तीसरा कैटेगरी होता है उपमंत्री का। तीसरा कैटेगरी किसका होता है? उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री क्या हो गया? तो कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद के प्रत्येक बैठक में भाग लेते हैं और उनके सभी क्रियाओं में उनका योगदान होता है। ठीक है, एक आपातकालीन शक्ति है संसद का। आर्टिकल 352 में क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं वो राष्ट्रीय आपात की घोषणा प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री की सलाह पर करते हैं। जब कभी भी अगर 352 लगाने का जरूरत पड़ेगा किसी क्षेत्र में, आर्टिकल 352 यानी राष्ट्रीय आपात की घोषणा करनी होगी, राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति तभी करते हैं जब प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री की सलाह होती है। ठीक है, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री के बारे में बात की है, राज्य मंत्री, तो ये कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। जितने भी राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य करते हैं। कुछ राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है या दिया जा सकता है। ठीक है, अब जब राज्य मंत्री की बात करते हैं तो ये सभी बैठक में भाग नहीं लेंगे। इनका जो डिपार्टमेंट का बैठक होगा उसमें वो भाग लेंगे। जैसे मान लीजिए कि स्वास्थ्य राज्य मंत्री किसी को बनाया गया है, तो अगर स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक हो रही है तो कैबिनेट मंत्री स्वास्थ्य मंत्रालय की जब बैठक हो रही है तो स्वास्थ्य मंत्री जो होंगे कैबिनेट मिनिस्टर
वो अगर इनको बुलाएंगे राज्य मंत्रियों को तो वो लोग आएंगे, अगर नहीं बुलाएंगे तो नहीं आएंगे। ठीक है, तो अपना जो डिपार्टमेंटल बैठक होता है उसमें जब वो आमंत्रित किए जाते हैं राज्य मंत्री, तब वो आते हैं और बैठक में भाग लेते हैं। उप मंत्री का कैटेगरी बस ये है कि इनका नीति निर्धारण में कोई विशेष योगदान नहीं होता है, ये मंत्रिमंडल की बैठक में भाग भी नहीं लेते हैं। इनका कुछ बस एक उत्तरदायित्व रहता है कि हाँ उप मंत्री हैं तो चलो ठीक है, एक पद दिया गया उप मंत्री के रूप में, लेकिन नीति निर्धारण में इनका कोई विशेष योगदान नहीं होता है, न ही ये मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद समझ में आ गया? केंद्रीय मंत्रिपरिषद समझ में आया? इसमें कोई डाउट है तीनों में? नहीं। कैबिनेट मंत्री के अंडर में राज्य मंत्री रहते हैं। ठीक है, राज्य मंत्री सभी बैठक में भाग नहीं लेंगे, अगर बुलाया जाएगा तभी ये उसमें आएंगे भाग लेने के लिए। ठीक है, अब आइए भारत का महान्यायवादी, जिसको हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, एजी। एजी जो होते हैं वो भारत सरकार को सलाह देते हैं विधि संबंधी। भारत सरकार को विधि संबंधी सलाह कौन देते हैं? एजी देते हैं, भारत के महान्यायवादी देते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो भारत का महान्यायवादी है वो भारत सरकार के वकील होते हैं। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार के वकील होते हैं। और आर्टिकल 76 कहता है कि भारत का महान्यायवादी बनने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का जितना योग्यता है उतना ही योग्यता आपके पास होनी चाहिए, तभी आप भारत के महान्यायवादी बन सकते हैं। आर्टिकल 76 साफ साफ लिखता है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता अगर आपके पास है तो आप भारत का महान्यायवादी बन सकते हैं। यानी राष्ट्रपति उसी को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। और यहाँ लिखा हुआ है ना, भारत के महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे वो भारत का महान्यायवादी के पोस्ट पे रहेंगे। आर्टिकल 88 में कहता है कि जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को विशेषाधिकार प्राप्त है, वही विशेषाधिकार भारत के महान्यायवादी को भी प्राप्त है। लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को जो विशेषाधिकार प्राप्त है, वही विशेषाधिकार किसको प्राप्त है? भारत के महान्यायवादी को प्राप्त है। और जब सांसद के बारे में पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बताए थे कि अगर संसद की बैठक के 40 दिन पूर्व और संसद के बैठक के 40 दिन बाद आप किसी भी संसद के सदस्य को अरेस्ट नहीं कर सकते किसी मामले में। संसद के बैठक चाहे जिस राज्यसभा का अगर बैठक होने वाला है 40 दिन के बाद, तब भी आप नहीं ले सकते। राज्यसभा का बैठक हो चुका है और 40 दिन अभी नहीं पूरा हुआ है, तब भी आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। ये सांसदों का विशेषाधिकार है। तो ये लिखा हुआ है आर्टिकल 1054 में लिखा हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 88 क्या कहता है? आर्टिकल 88 कहता है कि संसद के किसी भी सदन, जैसे राज्यसभा और लोकसभा या किसी समिति का जो बैठक हो रहा है उसमें वो भाग ले सकते हैं। दोबारा से हम बता दे रहे हैं, एक मिनट दोबारा हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, दोबारा लॉगिन करना।